हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट प्लेटो। तो इस पहले जो हम प्लेटो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लेते हैं। तो जो प्लेटो है उसका बर्थ जो है ग्रीस में हुआ था, और ये जो है इसके टाइम में पॉलिटिकल डिक्लाइन भी जो है हुआ था। जैसे कि पहले ओलिगार्ची चलती थी। ओलिगार्ची क्या होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि जो है रूल करते हैं पूरे नेशन पे। इसने जो है ओलिगार्ची के टाइम पे जो है इस टाइम की ओलिगार्ची की जगह जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गई थी। इसके टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें हर एक बंदा जो है रूल कर सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी तो हमें पता है डायरेक्ट, यानी कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल वुड बी इन्वॉल्व। तो ये जो है एक चेंज हुआ था। फिर इसके बाद इसके टाइम पे जो लोग जो है फिलोसफर हो गया, लिटरेचर हो गया, इसको इतना जो है महत्व भी नहीं देते। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि जो है हमारे होमर थे, होमर ने एक वर्क लिखा था इलियड ना। इलियड में जो है ग्रीक जो गॉड हैं उनके बारे में बहुत बुरा बुरा जो है लिखा हुआ। उनको जो ऐसे वॉर मॉन्गर बताया गया, उनको बताया गया कि लस्टी होते हैं, तो जिसके कारण जो लोगों को पसंद नहीं आया था कि भाई ये कोई पोएट है और ये पोएट जो है कैसे हमारे गॉड के बारे में इतना बुरा बुरा है, उनको ऐसे कैसे दिखा सकता है। जिसके कारण जो है लिटरेचर को लोग उतना पसंद नहीं करते थे। प्लेटो को भी होमर को पसंद नहीं करता था। और ये जो है प्लेटो अपने वर्क में जो करेज हो गया, हीरोइज्म हो गया, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी जो है दिखाता था। अब जो है प्लेटो को ओलिगार्ची पसंद थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि जो इसके गुरु थे, यानी कि मास्टर्स, इसके जो मास्टर्स है सोक्रेटिस, उसका जो है एग्जीक्यूशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कारण ही जो सोक्रेट है उनका एजुकेशन हुआ था। यही रीजन था कि प्लेटो बोलते थे कि जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उस टाइम पे सभी लोग एजुकेट भी नहीं होते थे। तो जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, सभी को रूल करने के जो है पावर मिल जाती है। इसलिए प्लेटो बोलते थे कि ओलिगार्ची सिस्टम इज मच बेटर देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें जो कुछ एलीट लोगों के पास ही जो पूरी अथॉरिटी रहती है और वो जो है फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे में यही है। अब लाइफ ऑफ प्लेटो के बारे में देखें तो इसका बर्थ ग्रीस में हुआ, ये मैंने बता ही दिया। 428 BC में जो इसका बर्थ हुआ था। फैमिली मतलब पॉलिटिकली और सोशली वेरी स्ट्रांग फैमिली में इसका जो है बर्थ हुआ था। और ये जो है सोक्रेटिस के क्या बन गए थे, डिसाइपल बन गए थे। सोक्रेटिस का बाद में एग्जीक्यूशन हो गया था, उसको हेमलेक पॉइजन जो है पिला दिया था, राइट। तो जिसके कारण इस पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था। इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर उसने जो है क्या करा कि लोगों को एजुकेट करने के लिए उसने क्या करा था, एक स्कूल को ओपन कर दिया था। स्कूल का नाम था एकेडमी। और देखो ये एकेडमी अभी भी जो है लोग करते हैं कि ये एकेडमी वो एकेडमी, मतलब अभी भी एकेडमी जो है बहुत ज़्यादा फेम में है। ठीक है, जैसे कि आज तुम देख लो कोई सी भी डांस एकेडमी शुरू हो जाएगी, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूशन अब जो है अपने पीछे एकेडमी लगाते हैं। सबसे पहले जो है ये एरिस्टोटल ने स्टार्ट करा था एकेडमी। और एकेडमी में जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, डायलेक्ट हो गया, ठीक है, नेचुरल साइंस हो गया, और प्रिपरेशन फॉर स्टेट्समैनशिप, ये सब जो पढ़ाया जाता था। ठीक, एकेडमी में एक इनके बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इसका नाम था एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल और प्लेटो, इन्हीं दो थिंकर्स और इन्हीं दो फिलोसफर के ऊपर जितनी भी हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो बनती है। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं उन दोनों ने इन्हीं के जो है विचारों को, इन्हीं के थॉट्स को लेकर न्यू थ्योरी को जो है बनाई। अब तुम्हें यहाँ पे देखो, एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, और इवन एरिस्टोटल का भी एक था डिसाइपल जिसका नाम था अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ठीक है, तो इसने अपनी एक एकेडमी की शुरुआत करी, हमने पढ़ ही लिया। और देखो जो हमारा ये है ग्रीस में 387 BC में ही क्या हो गया था, स्कूल की यानी कि एकेडमी की शुरुआत होगी। जबकि हमारा ब्रिटिश लिटरेचर में हमने पढ़ा कि जो हमारे फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई थी वो बहुत लेट आई थी। वो जो 1167 में आई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बहुत लेट आई थी। तो जो है ब्रिटेन में एजुकेशन है सब कुछ बहुत लेट स्टार्ट हुआ, ग्रीस में बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्क्स ऑफ प्लेटो। तो जो प्लेटो है, प्लेटो के जो वर्क्स है मोस्टली डायलॉग के फॉर्म में। इसके जो वर्क्स है इनिशियली जो उसके वर्क थे वो सोक्रेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उसने जो है सोक्रेट की टीचिंग के, सोक्रेट की लाइफ, सब कुछ जो है इसने अपने वर्क में लिखा है। सोक्रेट के जो भी हमें पता चलता है, क्योंकि सोक्रेट तो ऑरेटरी थे, उन्होंने जो है ज़्यादा कोई वर्क लिखा नहीं था। सोक्रेट की लाइफ के बारे में हमें जो भी पता चलता है, मोस्ट ऑफ द थिंग हमें जो है प्लेटो के वर्क से ही पता चलता है। ठीक है, अब जो इसके वर्क है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट वर्क। अब अर्ली वर्क में जो है ज़्यादातर सोक्रेट्स की लाइफ, सोक्रेट की टीचिंग, मतलब सोक्रेट की चारों ओर जो है रिवॉल्व हो रही है। इसके जो अर्ली वर्क है वो पहला इसमें देखो अपोलॉजी में क्या है कि एक जो है इसमें दो सोक्रेट है, सोक्रेट के करेक्टर को दिखाया गया है। और सोक्रेट पे एक आदमी जो है एलिगेशन लगा रहा है, उस पर चार्जेस लगा कि भाई तुमने ये किया, ये गलत किया, ये गलत किया। और जो सोक्रेट अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, एथेनियन कोर्ट में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि क्योंकि देखो प्लेटो क्या था, स्टूडेंट और दिखाना चाहता कि भाई मेरे मास्टर जो थे गलत नहीं थे, तुम लोगों ने इनका एग्जीक्यूशन कराया और ये तुम लोगों ने जो है गलत काम कराया, दिस इज इवन लॉस फॉर द नेशन। तो ये जो है पर्पस इन्होंने बताने की कोशिश करी है। अब फिर उसका नेक्स्ट वर्क आता है रिपब्लिक।
तो जो रिपब्लिक है बताता ही कैसे एक स्टेट की गवर्नमेंट को हम सुधार सकते हैं। ये भी जो है सोक्रेटिस की टीचिंग पे ही बेस्ड वर्क है। इसमें बताया गया कि 18 साल तक की एज तक उनको हमें जो है एथलेटिक्स सिखाना चाहिए, और फिर 2 साल की उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, फिर 10 साल के लिए उनको एजुकेशन देना चाहिए जैसे कि मैथ्स हो गया, फिर उसके बाद 5 साल तक उनको डिबेट, रीजनिंग ये सब सिखाना चाहिए, और फिर जब 35 साल के हो गए फिर वो जब टीचर बनेंगे एक नेशन में, फिर वो टीचर बनेंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जब 50 के हो जाएंगे क्योंकि उनको अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल गया, तो वो क्या बन जाएंगे, अब वो बन जाएंगे फिलोसोफर। तो फिलोसोफर बनेंगे, उसमें से जो एक अच्छा बंदा होगा उनको जो क्या करेंगे, ये किंग बना देंगे। तो उसने बोला था कि एक किंग जो है ऐसे ही किसी को भी किंग नहीं बना दो, किंग बनाने के पीछे पूरा एक फिलोसफिकल स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि पढ़ लो उसको, भाई पढ़ाओ उसको, मिलिट्री में ले जाओ, ठीक है, मतलब सब कुछ करना चाहिए। तो ये जो है पूरा सोक्रेटिस ने ही बोला था, ठीक। फिर उसके बाद रिपब्लिक में जो 10 पार्ट्स है, रिपब्लिक के अलावा उसने आयन लिखा है, जॉर्जियस लिखा है, सिम्पोसिज्म लिखा है, आई डू नॉट नो दैट वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट ये भी लिखा है। फिर फेडरस लिखा है। फेडरस क्या है, फेडरस बेसिकली एक डिबेट है, एक डायलॉग के फॉर्म में क्या है, डिबेट है किसके बीच में, सोक्रेटिस एंड फेडरस के बीच में। अब इसने जो है थ्योरीज भी दी है, जैसे कि एक थ्योरीज की बहुत फेमस है, ये है द एलिगरी ऑफ द केप। तो इसको में जैसे कि केप को दिखाया गया, यहाँ पे तुम देखो कुछ जो आदमी है, यहाँ पे कॉमनर्स है, इनको जो है चेन लगी हुई है इनके शरीर में, और चेन के कारण यहाँ पे ये जो है बैठे हुए हैं, और इनके यहाँ पे तुम देखो तो 3 जो है गोस्ट लाइक फिगर है, और इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ रखा, और ये ऑब्जेक्ट की शैडो जो है इस दीवार पे दिख रही है। अब ये लोग जो कभी यहाँ पे गई नहीं, इन लोगों के लिए बस इतना ही जो है इनका वर्ल्ड है। तो ये हमेशा देखते हैं ये ऑब्जेक्ट को क्या मानते, रियल मानते, शेडो को क्या मानते, रियल मानते, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक आज तक रियलिटी देखी ही नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पर से कुछ आदमी जो है बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर जो है मतलब प्लेटो जो है 2 ट्विस्ट देता, बोलता है अगर हम कुछ आदमी को यहाँ से निकाल के उनकी जंजीरें खोल देंगे और फिर वो बाहर जाएंगे केव से, तो बाहर जाएंगे वो देखेंगे पहली बार वो जो है फायर देखेंगे, तो पहली बार फायर देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे कि हमेशा तो वो शैडो में रहे, अंधेरे में रहे, उनको जो लाइट की आदत है ही नहीं, तो इसलिए जब वो उसको देख ही नहीं पाएंगे, वो इतना ज़्यादा जब ब्राइट होगा। यानी कि हमेशा से ये फेक वर्ल्ड में जिए हैं, जब ये रियलिटी में आएंगे तो रियलिटी को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर देम। फिर उसके बाद अगर और इंसान उसमें से आते हैं, तो कुछ इंसान ये केव को जो है पत्थर लटा के बाहर पहुंच गया, तो जब बाहर पहुंचेगा तो वो देखेगा कि भाई कितना सुंदर है, मतलब बाहर देखो हमारे पेड़ हैं, आसमान है, मतलब कितना सुंदर है, राइट। तो ये इंसान जो है फिलोसफर बन जाएगा, इसको नॉलेज प्राप्त होगी सब कुछ, तो अब ये आएगा और फिर बाकी के लोगों को भी जो है एजुकेट करेगा। तो एक फिलोसफर का क्या काम होता है कि जो भी उसको नॉलेज है वो जो है कॉमनर्स को वो डिलीवर करे। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है। तो रियल लाइफ में भी देखो, जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान जो है बोलते रहते हैं, हर चीज़ पे कंडीशन लगाते कि भाई देखो ये हो जाएगा देन आई वुड बी हैप्पी, ये हो जाएगा देन आई वुड बी हैप्पी, जबकि हमें पता है कि ये सब मोह माया है ना। हमें तो वो काम करना चाहिए जिसमें हमें मतलब खुशी मिले, हमें मतलब ऐसा लगे कि चलो ठीक है, ठीक है रियलिटी है। तो मान लो जिंदगी बहुत ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्ट है, हमें कभी ऐसे खुश हो ही नहीं पाएंगे। अगर तुम कंडीशन पुट कर दो ना कि भाई मैं ये जब जो है तब खुश होगा जब मेरी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब तुम कंडीशन लगा रहे हो, तो दिस इज जस्ट नॉट गुड, क्योंकि तुम रियलिटी में तो होता ही नहीं कि तुम कभी खुश हो जाओगे। इसलिए तुम जो है जैसे उसके साथ खुश रहो, रियलिटी ऐसी है उसको अपनाओ, ठीक है। तो ये सब बताया कि रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बता रहा है एक और थ्योरी इसने दी थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में इसने बताया कि जो भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड में है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब क्या है, फेक है, वो सब फेक है, और वो सब परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें चेंज होता है। तुम नदी को भी देखो, नदी भी चेंज होती है, भले धीरे धीरे चेंज होए, ठीक है। तुम किसी भी जगह को देखो, उसमें चेंजेस आता ही है फिजिकल वर्ल्ड में। तो उसने क्या बोला, ये वर्ल्ड जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें चेंजेस हो रहा है, इसलिए परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट कौन सा वर्ल्ड है, परफेक्ट है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और या हम कह सकते हैं रिलेम ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज। फॉर्म्स का मतलब होता है आइडियाज, तो रिलेम ऑफ फॉर्म्स ये क्या है, परफेक्ट वर्ल्ड है, ये चेंजेबल नहीं है। ये वर्ल्ड कैसा होता है, ये हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज वाला वर्ल्ड होता है। ये बेसिकली ऐसा वर्ल्ड है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, ठीक। इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, और ये इन्हीं आइडियाज की इमिटेशन करके यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें समझाती, क्या मैंने जो है
5 स्टूडेंट है, मैंने 5 स्टूडेंट को बोला कि भाई तुम लोग क्या करो, सर्कल बनाओ। अब सब जो है सर्कल बना रहे, किसी का सर्कल छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का कैसा होगा, सबका अलग अलग होगा। तो सबका अलग अलग है, मतलब सर्किट फिजिक जो सर्कल उन्होंने बनाया है ऑब्जेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में जो सर्कल का आइडिया है, जो सर्कल है कि ऐसे गोल सा सर्कल होता है, वो परफेक्ट है ना। तो आइडियाज जो है हमारे परफेक्ट होते हैं, और आइडियाज जो है स्पिरिचुअल रिलेम का पार्ट है, यानी कि रिलेम ऑफ फॉर्म्स का पार्ट है। बल्कि मैंने जो सर्कल वो मैंने ड्रॉ कर दिया कॉपी पे, तो मैं जरूरी नहीं मैं छोटा ड्रॉ कैसे कर सकती हूँ, चेंजेबल है। तो ये क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, ये चेंजेबल है, परफेक्ट नहीं है। और ये इमिटेशन होता है किसका, इस वाले का, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, ठीक। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं चेयर का। चेयर है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम चेयर बनाओ, तुम चेयर बना रहे हो, किसी ने कैसे चेयर बना दी, किसी ने कैसे, मतलब अलग अलग हमने चेयर बना दी। तो चेयर क्या है, ये अलग अलग हो रहा है, चेंजेबल हो रहा है, परफेक्ट नहीं है, मतलब ये तो ये फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा। लेकिन चेयर का जो आइडिया था, जैसे 4 उसके पाँव होते तो 4 होंगे, वो जो आइडिया उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो वो जो आइडिया उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, यानी कि वो परफेक्ट है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पिरिचुअल रिलेम। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमने जो है प्लेटो के पोइट्रीज पे व्यूज भी बहुत मतलब धांसू व्यूज है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, दैट आर्ट इज मेयर इमिटेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज डिसेप्टिव। कि आर्ट क्या होता है, मेयर ये होता है, इमिटेशन होता है, ठीक है। कॉपी होती है, इमिटेशन यानी कॉपी होती है, इसलिए क्या होता है, डिसेप्टिव होता है, यानी कि हमारे साथ धोखा करती है। कोई भी चीज़ जो कि कॉपी है ना, रियल नहीं है, वो धोखा देगे ही, ठीक। तो ये जो है बोलता है, ये क्या बोलता है कि जो आर्ट है वो क्या है, फिजिकल थिंग्स है। और फिजिकल थिंग्स क्या होती है, बेसिकली इस पार्ट में आती है, और ये पार्ट क्या है, रियल नहीं है, चेंजेबल है, इसलिए हमें क्या देगा, ये धोखा देगा। उसने एक एग्जाम्पल भी समझाया, जैसे कि आइडिया है, ये आइडिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये आइडिया है हमारे पास चेयर का। तो चेयर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, इम्परफेक्ट बनेगा। भले तुम किसी भी डिजाइन, किसी भी स्टाइल का क्यों ना बना लो, लेकिन ये इम्परफेक्ट ही होगा, क्योंकि हर जो है 2 चेयर अलग अलग हो सकती है, लेकिन आइडिया हमारा सेम होएगा। इसने एक और दिया कि जो हमारा आर्ट होता है, जैसे कि अब इसी चेयर को एक पेंटर बनाएगा, राइट। तो पहले चेयर देखो एक आइडिया में थे, फिर चेयर बनी, ऑब्जेक्ट बनी, फिर इस ऑब्जेक्ट को किसने पेंट कर दिया। तो आर्ट जो है 3 बार रियलिटी से क्या हो गया, रिमूव हो गया, थ्राइस रिमूव फ्रॉम दिस रियलिटी। इसलिए आर्ट को तो बिलीव ही नहीं करो, ये क्या होता है, डिसेप्टिव होता है, धोखा देगा तुमको ऐसे। फिर उसने दूसरा पॉइंट दिया, पोइट्री को बुरा मतलब यूजलेस बोलते हुए इसने दूसरा पॉइंट दिया कि इट इनक्रेजेस पेशन एंड इट पेशन रूल्स ओवर द इंटेलेक्ट। कि इसके कारण तो क्या होता है, इमोशंस हमारे हावी हो जाते हैं। हम कोई सी भी वर्क पढ़ते हैं, कोई सी भी पोइट्री पढ़ते हैं, कोई सा भी गाना सुनते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कोई सी मूवी देखो, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल सीन चलेगा, तुम भी रोने लग जाओगे। मतलब हमारी पूरी जो इंटेलेक्ट होती है, लॉजिकल हमारा ब्रेन होता है, हमारे जो कॉन्शियस होते हैं, आई एम प्रोनाउंस इट रॉन्ग, ठीक है, उन सबको क्या करता है, ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ठीक है। मूवी हम देख रहे हैं, हमें पता है कि वो रियल नहीं, हम क्यों रोएं, लेकिन हम रोने लगते हैं। तो ये क्या करता है, आर्ट जो है वो हमारे इमोशंस को बढ़ा देता है, हमारे इंटेलेक्ट पर हमारे इमोशन जो है वो रूल करने लगते हैं, इसलिए दिस इज़ नॉट गुड, ठीक। वो क्या बोलता है कि मैं ऐसे लोग को चाहता हूँ कि जो इमोशनल ना हो। फिर क्या बताता है, पोइट्री एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स आर यूजलेस। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम कोई गाना सुन रहे तो उससे सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, हाँ जैसे कि बुक भी है, अगर मैं कोई नॉलेजेबल बुक भी पढ़ रही हूँ, तो क्या सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या बोलता है कि जो पोइट्री है वो क्या है, यूजलेस है। फिर बोल रही है कि आर्ट लीड्स टू इमोरलिटी, कि आर्ट क्या करती है, इमोरलिटी लीड करते हैं। जैसे कि तुम देखो आजकल कितने वल्गर चीज़ें को जो है फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, मूवी में भी कितना वल्गर चीज़ें दिखा रहे हैं। जब वो यूथ देखेगा तो क्या सीखेगा, यही सब सीखेगा। तो वही बोलते हैं कि जो आर्ट है वो इमोरलिटी को क्या करती है, स्प्रेड करती है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्लेटो खत्म। आई होप द वीडियो वुड बी गुड। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है देन लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।